किया जा रहा तो दैट विल बी कॉल्ड एज सोशल सर्विस। क्या बोलेंगे उसको? सोशल सर्विस। So all those activities related to buying and selling of goods and inclined towards earning monetary gains come under the term business. क्या है business की definition? All those activities which are related to selling and buying of goods and services and inclined towards या aim towards earning monetary gains, profits, that is called business. अब business का एक environment होता है, बिजनेस के सराउंडिंग होती है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कभी पॉजिटिवली और कभी निगेटिवली। दो फैक्टर्स रहते हैं, लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर में कौन कौन सी चीजें आएंगी? कस्टमर, लेबर, वेरी गुड, लेबर, वर्कर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हमारे बिजनेस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, 3-4 दिन हमारा प्रोडक्शन बंद रहा, बिजनेस हमारा अफेक्ट हुआ ना। वो बाद में हम उनके साथ मीटिंग करके इंक्रीमेंट देके जो भी तरीके से स्ट्राइक को रिजॉल्व करेंगे, बट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आवर बिजनेस इज निगेटिवली अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, लेबर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स उनके टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते रहते, कभी हमारा प्रोडक्ट खरीदते, कभी हमारे राइवल का, कॉम्पिटिटर का। सो कंज्यूमर्स को ख्याल में रख के हर एक प्रोडक्ट, उसका पैकेज, उसकी प्राइस, ये सब फिक्स की जाती है। सो कंज्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिविंग फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगर उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद है तो बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेके चले जाएगा। बट इफ दे हैव इश्यूज विद आवर प्रोडक्ट या हमसे बेटर प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो कंज्यूमर उधर इंक्लाइन हो जाएंगे। समझ में आया? सो इस तरीके से कंज्यूमर, लेबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सर्विस प्रोवाइडर, जो सब हमको सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? सर्विस, माल ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो गई, हो गया हमारा बिजनेस अफेक्ट। स्पेशली अगर उसमें पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल इन्हें वेजिटेबल, फ्रूट्स विच आर मोर लाइकली टू गेट स्टेल, खराब होने के जिसके चांसेस है 2-3 दिन में, और ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक पे चले गए तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता बिजनेस। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से लिविंग फैक्टर अफेक्ट करता है। दूसरा कौन सा है? नॉन लिविंग फैक्टर। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी? इकोनॉमिक कंडीशन है ना। अगर हमारा शॉप एक आधे रूरल एरिया में और वहाँ 2-2 हज़ार की जीन्स, 5-5 हज़ार की पैठनी साड़ियाँ ये ला के रख रहे तो हम बेच पाएंगे क्या? हमको इकोनॉमिक कंडीशन को ख्याल में रखकर ही क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन, बड़ी बड़ी टर्म्स है। मैक्सिमम शायद आप साइंस हो, राइट? साइंस और आर्ट्स है ना। तो ये इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी टर्म्स है, इन्फ्लेशन, रिसेशन। बाद में समय मिला किसी नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सो ये इकोनॉमिक कंडीशन में आती, वो बिजनेस को हमारे अफेक्ट करती। जैसे नोटबंदी, ठीक है, या आर्थिक मंदी 2008 की, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अंडरस्टूड? सो इकोनॉमिक कंडीशन हर एक एरिया का, जोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके बाद सोशो कल्चरल कंडीशंस, टेक्नोलॉजी हर समय क्या होती? अपग्रेड होती। अगर कंपनी ने खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएगा। जैसे हम 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, एप्पल और नोकिया। एप्पल का आप देखोगे खूबी क्या है? हर 6 मंथ में वो अपना नया वर्जन लाती, राइट? 5 आया, 5S, 6S, 6 प्लस, अपना ही बेटर वर्जन वो क्रिएट करती, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करती। नोकिया जब इंडिया मार्केट में आया, N सीरीज बहुत चला, बटन वाले फोन उसके, लेकिन जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी थी उसने उसको अडॉप्ट नहीं किया, बहुत समय लगा दिया, इसलिए नोकिया ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट से बाहर हो गया। अंडरस्टूड? सो टेक्नोलॉजी भी बिजनेस को क्या करती है? अफेक्ट करती है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, स्मार्टफोन हो, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को हमेशा क्या करते रहना पड़ता? अपग्रेड करना पड़ता। तो ये कुछ लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स है एनवायरनमेंट के जो हमारे बिजनेस को कभी पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं और कभी निगेटिवली। गवर्नमेंट के रूल्स, टोबैको बैन, टोबैको वाली कंपनी मानिकचंद घुस जाएगी। उसी तरीके से प्लास्टिक बैन, जितने सारे छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी डिस्पोजल की, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए ड्यू टू गवर्नमेंट बैन्स एंड रिस्ट्रिक्शन। सो गवर्नमेंट सिस्टम, लीगल रूल्स, पॉलिसीज, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या चीज़ें आएगी? इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, थोड़ा लेवल हाई रहेगा। सो बिजनेस तो हमने देख लिया, अब हम इंटरनेशनल बिजनेस पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स व्हेन द सेम बिजनेस एक्टिविटीज दैट इज सेलिंग अँड बाईंग ऑफ गुड्स आर परफॉर्म बियॉन्ड द जॉग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. देशाच्या भौगोलिक सीमेच्या बाहेर जाऊन जेव्हा आपण व्यवसाय करतो त्या व्यवसायाला आपण काय म्हणू शकतो?
फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। When the same business activities, that is selling and buying of goods, are performed beyond the geographical boundaries, हमारे देश के geographical boundaries के बाहर जाकर हम business करते, that is called international trade या foreign trade, ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस से इंटरनेशनल ट्रेड क्यों अलग है, क्या क्या फर्क रहता है इसमें? What are the difference between international trade and domestic trade? डोमेस्टिक ट्रेड में सबसे पहले करेंसी एक ही रहेगी। हम महाराष्ट्र में गुड्स को बेचे, दिल्ली में, साउथ में रुपी में ही सेल करेंगे। इंटरनेशनली जाएंगे तो करेंसी क्या हो जाएगी? उसके बाद नॉर्म्स, रूल्स, देश के रूल जनरली मोर और लेस सेम ही रहेंगे। एक आधे स्टेट को छोड़ा तो जनरली रूल सेम रहेंगे। लेकिन जब हम फॉरेन मार्केट में जाते हैं तो हर एक देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग रहते हैं। जैसे देखिए आप एग्जांपल, इंडिया में कौन सा ड्राइव है? राइट हैंड ड्राइव। स्टीयरिंग कहाँ पर रहता? राइट हैंड पे। अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड में स्टीयरिंग रहेगा। तो ऑटोमोबाइल, सेम ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड इंडिया में जब लाएंगी अपनी कार्स तो उसको स्टीयरिंग कहाँ पे करना पड़ेगा? राइट हैंड में। और वही यूएस में जब सेल करेंगे उसको स्टीयरिंग कहाँ पे करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड में। गवर्नमेंट की पॉलिसी वैसी, गवर्नमेंट के रूल वैसे, अंडरस्टूड, ट्रैफिक के। तो इस तरीके से हर एक देश के पॉलिसी के हिसाब से मार्केट पॉलिसी चेंज हो जाएगी, करेंसी चेंज हो जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद कस्टमर का लाइक्स एंड डिसलाइक, जो ड्रेसिंग सेंस है या फिर ईटिंग पैटर्न है, हर एक देश के लोगों का क्या होता है? चेंज होता है ना। थोड़े थोड़े एरिया में ईटिंग पैटर्न और ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको ट्रेडिशनल बिजनेस ज़्यादा आसान लगा या इंटरनेशनल बिजनेस? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स कम है, कॉम्प्लेक्सिटीज, और सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं बताना भूल गया, कॉम्पिटिशन। जब हम भारत में ही कर रहे हैं तो सिर्फ इंडियन कंपनीज या फर्म्स के साथ हमारी कॉम्पिटिशन है, बट ग्लोबल लेवल में कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट। कट थ्रोट मीन्स वेरी इंटेंस, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज वेरी इंटेंस। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस देश के लोकल वालों से भी हमारा कंपटीशन है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, बड़ी कंपनीज है, उनसे भी कंपटीशन है, फिजिकल वॉलमार्ट साथ के शोरूम से भी कंपटीशन है, अमेजॉन साथ जैसे ई कॉमर्स कंपनी के भी साथ कंपटीशन है, अंडरस्टूड। सो लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस फर्म टू सस्टेन, survive and succeed in the international market. That's why international market, international business is much more challenging and there are various obstacles in international business. So एक basic हमने concept देखा business के बारे में, फिर business environment और उसके बाद international business के बारे में। अब हम चीज़ों पे आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले कौन कौन से तरीकों से हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। हम भारत में बैठे, भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका है सिंपल एक्सपोर्ट। पहला तरीका फॉरेन मार्केट में एंटर करने का क्या है? एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन हम अपने ही यहाँ कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट को, फिनिश गुड्स को उस पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट में जाकर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ये पहला तरीका है एक्सपोर्टिंग। दूसरा है लाइसेंसिंग। दूसरा तरीका कौन सा है? लाइसेंसिंग। उस देश में जाकर लाइसेंस पॉइंट लिखना है तो सिर्फ लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट, मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट, मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट, मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट। उसमें नंबर 1 है एक्सपोर्टिंग, नंबर 1 है एक्सपोर्टिंग। पहला सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, अपने ही यहाँ प्रोड्यूस करो, पैक करो, सिर्फ फॉरेन में जाके क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो। जहाज से जाकर उसमें फेयर लगा दो, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा उसको प्राइस में ऐड कर दो और मैं थोड़ा महंगा करके गुड्स को एक्सपोर्ट करो। दूसरा तरीका है लाइसेंसिंग। देखो लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग उस पर्टिकुलर देश में जाके डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लेना और हर एक एरिया में जाके अपने आउटलेट्स लगाना, दैट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। बेचने का लाइसेंस लेना, अंडरस्टूड। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम वहाँ पे खुद जाके बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हम यहीं पे थे, हमने वहाँ के किसी व्यापारी को क्या कर दिया? गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया। अब हम बाकायदा वहाँ पर जाकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने क्या लगा रहे? आउटलेट्स लगा रहे, लाइसेंस ले रहे बेचने का, तो दैट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। थर्ड लिखो, थर्ड कोलैबोरेशन ऑब्लिक जॉइंट वेंचर्स। कोलैबोरेशन, COLLABORATION,
कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स, ये तीसरा तरीका है, कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स। जैसे मारुति सुजुकी, क्या है ये? एक कोलैबोरेशन है। सुजुकी को इंडियन मार्केट में आना था, लेकिन इंडियन मार्केट में कौन से स्टेट में कैसा प्रोडक्ट, हर एक स्टेट के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, राइट, प्रेफरेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जानकारी नहीं थी। तो एक और तरीका कौन सा है? उसी देश की किसी कंपनी के साथ क्या कर लो? कोलैबोरेशन कर लो, मिलकर प्रॉफिट को शेयर करो और बिजनेस करो। मारुति सुजुकी, पहले हीरो होंडा था, हीरो इंडिया की होंडा, अगेन जापान की, पर वो बाइफरकेट हो गए, वापस अलग हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई बता सकते हैं आप कोलैबोरेशंस के? टाटा स्काई था, अभी टाटा प्ले हो गया। स्काई इंग्लैंड की कंपनी थी और टाटा इंडिया की, टाटा स्काई। उसके बाद और हीरो होंडा, तो मैंने बताया, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी। और कोई इंश्योरेंस सेक्टर, बजाज अलायंस, आईसीसी प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल इंग्लैंड की इंश्योरेंस कंपनी है और आईसीआईसीआई इंडिया की, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, ठीक है। सो आईसीआईसीआई और प्रूडेंशियल, इनका इंश्योरेंस में कॉर्पोरेशन, कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में आपको बजाज इंडिया की अलायंस कंपनी फॉरेन की है, इनका कोलैबोरेशन है इंश्योरेंस सेक्टर में। सो कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है, कोई हेल्थ सेक्टर में कोलैबोरेट करता। सो कोलैबोरेट करके जॉइंट वेंचर फॉर्म करके भी फॉरेन मार्केट में एंटर किया जा सकता है। चौथा लिखो फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी लेकर, फ्रेंचाइजिंग, FRENCHISING, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइज लेना, उस पर्टिकुलर देश में जाकर किसी कंपनी को, कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना एक पर्टिकुलर ईयर तक, 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना। फॉरेन मार्केट में जाके उस कंपनी की एजेंसी लेना, फ्रेंचाइजी लेना गुड्स बेचने के लिए, उस कंपनी के नाम के अंडर में ही हम गुड्स को क्या करेंगे? बेचेंगे। कुछ साल की हम क्या ले लेंगे? फ्रेंचाइजी ले लेंगे। फ्रेंचाइजी में परमानेंट ओनरशिप नहीं रहती, फ्रेंचाइजी कुछ सालों के लिए मिलती है। क्लियर? सो दैट इज फ्रेंचाइजिंग। उस देश में जाकर किसी से कोलैबोरेट नहीं करना, एक पर्टिकुलर कंपनी का अंडर में उसकी फ्रेंचाइजी ले लेना, उसकी जगह अपन प्रोडक्शन और सेलिंग करना। नेक्स्ट लिखो एब्जॉर्प्शन और टेक ओवर, एब्जॉर्प्शन और टेक ओवर, एब्जॉर्प्शन और टेक ओवर। एब्जॉर्प्शन और टेक ओवर में हम क्या करते हैं? उस बाहर देश की कंपनी समझो लॉस में होगी तो हम उसको टेक ओवर करते, खरीद लेते उसके शेयर्स, उसमें अपने डायरेक्टर्स बिठाते और उस तरीके से कंपनी को क्या कर लेते? परचेज करते, टेक ओवर कर लेते। जैसे कि टाटा, फोर्ड कंपनी, टाटा कौन सी? फोर्ड की, फोर्ड कंपनी, उसके दो थे, कौन से? जैगवार और लैंड रोवर। इन दोनों को टेक ओवर कर लिया लंदन में और टाटा अब उसको सेल कर रहा। कई साल पहले की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब टाटा मोटर्स खुद लॉस में थी, वो बेचने गए थे बिल फोर्ड के पास, तो उन्होंने टाटा टॉन्टिंग करके, जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं आती तो आप करते क्यों? सो रतन टाटा फेल्ट वेरी बैड, ही केम बैक टू इंडिया, started research and development, produced a new version, Indica V2, which became very successful. Then Indica Vista, वो भी बहुत ज़्यादा चली। और उसके बाद ऐसा समय आया एक टाइम पे 2013 में कि फोर्ड को आना पड़ा कि आप मेरी मोटर कंपनी को परचेस कर लें। सो टाटा मोटर इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ रतन टाटा, वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से टेक ओवर करके भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे हज की इंडिया में लंदन की कंपनी वोडाफोन, उसने हज को क्या किया? इंडिया में टेक ओवर किया। उसके भी एडवांटेजेस रहते, क्या? ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रहता, हर शहर में फ्रेंचाइजी एजेंसी दी हुई रहती, आउटलेट्स रहते, अपने को जाके सिर्फ पैसा डालना है और खरीदना है, कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। बचपन में आपने एक कंपनी सुनी होगी कैलविनेटर, सुनी है क्या? फ्रिज की? नहीं सुनी होगी, बहुत छोटा होगा, कैलविनेटर करके, उसको यूएस की कंपनी वर्लपूल सुना होगा, उसने टेक ओवर किया। तो इस तरीके से एक और तरीका फॉरेन मार्केट में एंटर करने का कौन सा है? टेक ओवर कर लो। वो कंपनी लॉस में चल रही पर उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर एक जिले में उसकी आउटलेट्स है। तो एक अच्छा तरीका कौन सा है? उसको लॉस में जाने वाली कंपनी को सीधा सीधा क्या कर लो? टेक ओवर कर लो और नए तरीके से उसमें पैसा इंसर्ट करो और अपने बिजनेस को चलाओ। एक आखिरी तरीका है बाय लिखो प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, providing technical know-how, KNOW-HOW, providing technical know-how,
तो यहाँ पर हम जाके कुछ टेक ओवर नहीं करते, सिर्फ अपने एक्सपर्ट्स भेजते। उनको क्या प्रोवाइड करते? टेक्निकल असिस्टेंस, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस भेजते और उसका पैसा लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है फॉरेन मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करने का। हम अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को फॉरेन मार्केट में सेंड करके उनके प्रोजेक्ट में उनकी मदद करते और उनसे पैसा लेते है ना। बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, 3 तरीके कंट्रीज के ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। डेवलप देने कौन? नहीं, मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल है अमेरिका पर डेवलप देने कैसे? देखो जैसे हर इंसान का अकाउंट रहता है, एवरी पर्सन हैज अकाउंट बैंक में, वैसे ही देश का अकाउंट रहता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट यानी हम माल को सेल कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा, इंपोर्ट यानी खरीद रहे, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा, तो जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है यानी उसके पास फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग ज़्यादा है, उसका करंट अकाउंट सरप्लस है, ऐसे कंट्री को हम क्या बोलेंगे? डेवलप्ड कंट्री। क्या बोलेंगे? उसके पास पैसा बच रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, कमा ज़्यादा रहा है, इंपोर्ट कम है उसका। कुछ ऐसे कंट्री है जिनका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, उनको हम क्या बोलेंगे? डेवलपिंग। पर ये जो डिफरेंस है धीरे धीरे कम हो रहा, जैसे कि इंडिया कंटिन्यूसली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम इंपोर्ट के सब्सटीट्यूट्स ढूंढ रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नई नई सहूलतें दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अंडर डेवलप कंट्री इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट मिनिमम, न के जैसा भूटान, उसके बाद युगांडा, अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। इंपोर्ट पाकिस्तान, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट न के बराबर, ठीक है। सो ऐसे कंट्रीज को हम क्या बोलेंगे? अंडर डेवलप्ड। समझ में आया? सो डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हम उनको डैम बना रहे हैं, उनके पास टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, तो हमारी यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो वहाँ पर क्या भेजेंगी? एक्सपर्ट्स को। मटेरियल उनका रहेगा, ये लोग सिर्फ क्या प्रोवाइड करेंगे? टेक्निकल असिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करेंगे? टेक्निकल असिस्टेंस अपने एक्सपर्ट्स को, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को भेजेंगे और वो प्रोजेक्ट पूरा करके देंगे और वहाँ से पैसे कमाएंगे। तो ये कुछ 6 तरीके हैं फॉरेन मार्केट में एंटर होने के। पहला सबसे ट्रेडिशनल एक्सपोर्टिंग, फिर लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेना बेचने का, देन कोलैबोरेट करना, उसके बाद फ्रेंचाइज। एक काम करते हैं, एक आध दिन कल वगैरह अगर एग्जाम नहीं है तो लेक्चर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक चीज़ें जो एग्जाम में आने वाली है, ग्रुप इंटीग्रेशन, G20, G8, ब्रेक्स, साथ ये सब चीज़ें जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना है। सो वी विल सी टुमारो। थैंक यू सो मच। कल देखते हैं। हाँ